में आप सभी से में से सभी बच्चे ऑनलाइन आ गए होंगे। तो आज कल हमने पहले चैप्टर में जो भी हमारे जो टॉपिक कराया हुआ था उस टॉपिक में से हमने 27 न्यूमेरिकल 20 25 27 न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, क्योंकि पहला चैप्टर एनसीईआरटी के मुताबिक लेके चल रहे हैं हम। जो सिलेबस यूपी बोर्ड का है उसमें से हमारे पहले चैप्टर में अधिक से अधिक संख्या में न्यूमेरिकल और अधिक से अधिक संख्या में उसमें डेरिवेशन है। पहला चैप्टर अन्य चैप्टरों के मुताबिक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो उसी का ही अब दूसरा टॉपिक हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जितना हमने आधे टॉपिक में पढ़ाया था उसकी के आधार पर अभी तक हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं। अब हम आगे के इस टॉपिक में पहले चैप्टर का जो आधा पोर्शन बचा है उस पोर्शन की आज बात करेंगे। विचार कीजिए बेटा। जो इस चैप्टर की हमारी सेकंड यूनिट है वो क्या है? गाउस की प्रमेय है। तो गाउस की प्रमेय में सबसे पहला एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक की हम बात करते हैं। जिसे क्या कहते हैं? घन कोण। सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। देखिए, सॉलिड एंगल की हम बात करेंगे। सॉलिड एंगल में क्या होता है? सॉलिड एंगल जैसे मान लीजिए एक गोला है, उस गोले के केंद्र पर एक गोला होता है, उस गोले के केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है उस कोण को हम क्या कहते हैं? उस कोण को क्या कहते हैं हम? घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कोण। क्या किसी गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं? किसी गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। ठीक है, ये हमारा घन कोण होता है। एक मान लीजिए गोला ले लीजिए, आप भली भांति जानते हैं, पर ज़्यादा बड़ी बात नहीं, गोले के बारे में आप जानते हैं क्योंकि कक्षा 10 में मैथमेटिक्स में आपने गोले के बारे में पढ़ा है। गोला क्या है? उस गोले के जो सेंटर है उस सेंटर पर एक एंगल, संपूर्ण रूप से एक एंगल बना दिया जाए, चारों तरफ से जो कवर कर दिया जाए, उस एंगल को ही हम क्या नाम दिया गया? उसको घन कोण कहा गया। क्या कहा गया? घन कोण कहा गया। अब आपने पढ़ा है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी कि गोले के केंद्र पर संपूर्ण त्रिज्या कितनी थी आपके पास? आर, और उसकी जो संपूर्ण त्रिज्या गोले के केंद्र पर कितने चले आप? परिधि। चाप कितने चले? एक परिधि 2, यानी कि जो भी गोले की परिधि होगी उसके अनुसार। तो हम बात करते हैं यहाँ गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण की, और गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को क्या नाम दिया जा रहा है? क्या कहा गया? उसको घन कोण कहा गया। देखिए आगे, किसी, एक सेकंड में सेटिंग कर लेता हूँ बोर्ड की। हमने किसकी बात करनी है? घनकोण की बात करनी है। क्या कहेंगे? किसी
किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा किस पर, गोले के केंद्र पर, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर आंतरित, क्या चीज है बेटा? आंतरित कोण को, आंतरित कोण को क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। क्या कहा गया बेटा? घन कोण कहा गया। ठीक है, इसे कैसे शो करेंगे बेटा? इसे ओमेगा से तो करते हैं। बात करेंगे माना क्या? माना गोले के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल कितना है, गोला है, उस गोले के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो a है। माना पृष्ठ, माना गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल माना गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा गोले के पृष्ठ का सूक्ष्म क्षेत्रफल, माना गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा के का सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डेल्टा A है। देखिए, तब गोले के केंद्र पर जो आंतरिक कोण होगा तो वो क्षेत्रफल अवयव यानी क्षेत्रफल के अनुसार बात करेंगे तो क्षेत्रफल होगा, और क्षेत्रफल से अपोजिट यानी कि उसके सूक्ष्म अवयव के अनुसार बात करेंगे तो वो डेल्टा ए के अनुसार डिपेंड करेगा। इस पर डिपेंड करेगा, डेल्टा ए पर डिपेंड करेगा। अवयव डेल्टा ए है, ठीक है। तब आंतरिक कोण, कौन सा कोण? घन कोण। घन कोण की बात करेंगे तो बेटा ये डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए ओवर आर स्क्वायर, डी ए ओवर आर स्क्वायर। ये किसका है? घन कोण होगा, ये क्षेत्रफल अवयव होगा। अब आगे हम इसमें बात करेंगे कि डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर, ये क्या हुआ? हमारा घन कोण की बात हो गई। अब एक बात आई यहाँ पे कि गोले के केंद्र पर बंद पृष्ठ द्वारा कितने का यानी कि घन कोण की वैल्यू कितनी होती है उसकी बात करनी है। तो इस बात को हम लिखेंगे, अतः किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा या किसी बंद पृष्ठ द्वारा बंद
केंद्र पर आंतरित घन कोण कितना होगा? 4 पाई होता है। ठीक, 4 पाई होता है। यहाँ तक आपका टॉपिक जो घन कोण का है, जो सॉलिड एंगल का टॉपिक है, वो यहाँ तक आपका टॉपिक सभी बच्चों का कवर हो चुका है या नहीं? कोई इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो बताएं। देखिए टोटल कितना होता है? 4 पाई होता है। क्यों होगा? जब आप ओमेगा पे बात करेंगे, क्यों होगा बताएं। देखिए अगर आपने ओमेगा पर बात की तो डी ए क्या है? सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है किसका? गोले का। गोले का फुल क्षेत्रफल अवयव कितना होगा बताएं? 4 पाई आर स्क्वायर होगा, बटे आपने आर स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है, इससे ये कैंसिल, तो वो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 4 पाई। ये होगा नहीं? तो इस पर विचार करते, ये मतलब ये चीज़ आप ध्यान से देखिए, ओमेगा बराबर कितना होता है? 4 पाई। वही बात हमने अतः में कहा है, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा या किसी बंद पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो आंतरिक घन कोण है उसको क्या कहते हैं? 4 पाई वैल्यू होती है उसकी। कितनी वैल्यू होगी उसकी? 4 पाई वैल्यू होगी। ठीक है, किसी को बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, यस नो। देखिए आगे बात कीजिए आप, इस घनकोण में आगे की बात करेंगे। अगला टॉपिक करने से पहले हम एक बात पर यहाँ पे ध्यान दें कि हम आने वाले मंडे से इसमें जो हमारा शेड्यूल है, इस शेड्यूल में भी थोड़ा सा बदलाव करेंगे। और बेटा पढ़ाने के जो हमने कहा था आपको कि पढ़ाने में हमारी टीम इतना कुछ प्रयास कर रही है कि आपको आने वाले मंडे से बहुत कुछ एक्स्ट्रा देने लगेंगे हम आपको। अब एक्स्ट्रा उसमें क्या देना है सभी बच्चों को, ये चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा मिलेगा क्या? एक्स्ट्रा ये मिलेगा कि जब आप यहाँ पे मान लो किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, कोई आपने चैप्टर पढ़ा, तो उस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको ये नहीं है कि हमको डायरेक्ट यहाँ पर सब कुछ थ्योरी लिखनी है। बेटा हमारा मान लीजिए 45 मिनट का लेक्चर है, यहाँ पर छोटी सी बात समझ लीजिए कि अगर 45 मिनट का यहाँ पर हम लेक्चर करा रहे हैं, तो उस 45 मिनट के लेक्चर में तो हम आपको क्या करेंगे? हम आपको पढ़ाएंगे मात्र, समझाएंगे, पढ़ाएंगे मात्र आपको हम। जो थ्योरी लिखनी है, जैसे मान लीजिए हमने अभी अभी घन कोण की थ्योरी लिखी, हम सिर्फ आपको घन कोण के बारे में समझाएंगे, कितना होता है, इसका फॉर्मूला कितना होता है, यानी मुख्य बातें। जो हमारी थ्योरी होगी हम उस लेक्चर में अपनी थ्योरी आपको नहीं लिखवाएंगे, हम आपको सिर्फ टॉपिक वाइज टॉपिक समझाते जाएंगे, हम आपको लिखवाएंगे नहीं। लेकिन उसकी वजह क्या है? अब उसकी वजह पकड़िए आप। आपको आप डाउट ये होगा कि सर हम नोट्स कैसे तो बनाएंगे। नोट्स बनाने का भी उसमें हमने एक आसान तरीका दिया है। जैसे ही आपका 45 मिनट का लेक्चर ये समाप्त होगा, जो भी लेक्चर हमारा 40 या 45 मिनट के बीच का रहेगा, जैसे ही ये हमारा समाप्त हो जाएगा, तुरंत हम आपके एप्लीकेशन पर एक पीडीएफ शो हो जाएगी। एक तो आपकी बोर्ड की पीडीएफ शो होगी, बीपी नहीं बोर्ड, इस बोर्ड की ही पीडीएफ जो हम पढ़ा रहे हैं पेज वाइज, ये आपको शो मिलेगी उसी के अंदर। दूसरी, क्योंकि आप उसमें ये कवर कर सकते हैं कि हमने पढ़ा क्या, समझे। दूसरा क्या मिलेगा? दूसरा आपको जो भी टीचर जो भी चीज़ पढ़ाएगा, आपको नोट्स बनाने के लिए अपने ही हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड कराएंगे।
जो आपको पढ़ाया जाएगा उसके टीचर अपनी लैंग्वेज में लिखकर आपको एक हैंड राइटिंग नोट्स देंगे। वो आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, तो हमारी टीम उस पर बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रही है। रही बात, कुछ सब्जेक्ट बेटा चेंज भी हो सकते हैं, कुछ सब्जेक्टों में ऐसा है, एक टीम में हमारी एक बहुत परफेक्ट से परफेक्ट जो टीचर हैं वो आ रहे हैं। यानी संडे के बाद में मंडे से जो हमारी अच्छी तरीके से जो प्रॉपर तरीके से जो क्लास लगेंगे नए टाइम टेबल के अनुसार, उस क्लास में हमारे पास में कुछ टीचर एक्सपर्ट टीचर भी आ रहे हैं, जो हो सकता है कुछ दिन आपको भौतिक विज्ञान वही पढ़ाएं और बहुत अच्छे तरीके से। शेड्यूल कुछ चेंज है, और उस शेड्यूल में हमने बेटा एक चीज़ और करने के लिए जा रहे हैं हम मंडे से, कि कक्षा 9 टू 12th, 9th से 12th तक के बच्चों के लिए हमारे पास इंग्लिश मीडियम प्रॉपर तरीके से जो चलेगा। हमारा मंडे से 9 से 12 का इंग्लिश मीडियम कवर किया जाएगा। ऑल बोर्ड, सीबीएसई प्लस यूपी बोर्ड प्लस एमपी बोर्ड बिहार बोर्ड, यानी कि ऑल इंडिया में जितने भी बोर्ड हैं उन बोर्डों को क्या नाम है, जो भी बोर्ड चल रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा, उन सभी बोर्डों की तैयारी कराई जाएगी अपने इस प्लेटफॉर्म पर। एक से एक टैलेंटेड टीचर अपने पास आ रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम में बेटा बात भी सिर्फ इंग्लिश में ही करते हैं। वो पढ़ाते तो इंग्लिश में हैं ही, कुछ बातें भी वो इंग्लिश में ही करते हैं। तो आपके जो भी भाई बहन जो भी हैं कक्षा 9 से लेकर 12 तक, तो उन सभी बच्चों को आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम बहुत कुछ लेके आए हैं अपने सेंटर पर। 9 से 12 तक के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम की नंबर 1 की क्लासें हम दे रहे हैं। समझ रहे होंगे आप। उसके बाद आपको आप ये डाउट मत करना कि कक्षा 10 और 12 हमारी हिंदी मीडियम का क्या होगा सर। बेटा जो हिंदी मीडियम की 10 की और 12 की जो क्लासें हैं वो आपकी प्रॉपर चलती रहेंगी, जो चल रही हैं, जो जिस प्रकार चल रही हैं वो उस प्रकार चलती रहेंगी। और 9 से 12 तक का आपके पास इंग्लिश मीडियम भी चलता है, चलेगा। समझे। कक्षा 12 में 10 और 12 बस। कक्षा 12 में बेटा इतना चेंज होता है, जिस प्रकार आपने कल देखा कि विवेक सर ग्रामर लेके आए थे, इंग्लिश में विवेक सर ग्रामर लेके आए थे, तो हमने कुछ बच्चों की सब पसंद के आधार पर हमने जो मूलचंद सर हैं हमारे बेटा, वो ज़्यादातर बात ये हिंदी मीडियम में मूलचंद सर वो ज़्यादातर इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं, तो उनको हम इंग्लिश मीडियम में, यानी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की हम उनको लिटरेचर दे रहे हैं। उस पर विचार कर रही है हमारी टीम, और उसके बाद हम विवेक सर आपको ग्रामर कराएंगे। क्यों, हम ये प्रॉपरता लेके चल रहे हैं कि बच्चों को हर तरीके से समझ में आए, जो कुछ चाहिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बच्चों को समझ में आए, बच्चे का नुकसान ना हो। हम आपके हित में ही हमारी टीम कार्य कर रही है, जैसा बच्चे बोलेंगे हमको वैसा ही करना पड़ेगा। बाकी कितने बच्चे अभी तक हमसे जुड़ चुके हैं? 2। वो हम देख लेते हैं। ठीक। आगे के टॉपिक में हम बात करेंगे वैद्युत फ्लश की।
वैद्युत फ्लक्स। देखिए वैद्युत फ्लक्स है क्या, अब बात किस चीज़ की कर रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स की कर रहे हैं। मान लो कि बेटा ये कोई हमारा काल्पनिक पृष्ठ है। क्या है, कोई काल्पनिक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। यहाँ से अगर बल रेखाएं कार्य कर रही हैं तो उनकी हम बात करेंगे। ये कोई हमारा काल्पनिक पृष्ठ है बेटा। इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं, क्षेत्रफल इस काल्पनिक पृष्ठ का हमने कितना मान लिया है यहाँ से। कैपिटल ए क्षेत्रफल। क्या है, कैपिटल ए क्षेत्रफल। मान लीजिए इस काल्पनिक पृष्ठ का बेटा जो काल्पनिक पृष्ठ का एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, ये तो हमारा ए वैद्युत क्षेत्र हो गया। यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव यहाँ ले लीजिए या उसके ऊपर ले लीजिए, ऐसा कीजिए आप। ये क्षेत्रफल यदि इसका क्षेत्रफल यदि ए है तो यहाँ जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, डी ए होगा, डी ए होगा। तो इस क्षेत्रफल अवयव और वैद्युत क्षेत्र के साथ में जो एंगल बन रहा है, वैद्युत क्षेत्र तो यहाँ पे कहीं भी मान लीजिए आप। यहाँ क्षेत्रफल अवयव के साथ में बेटा जो कोण बन रहा है तो उसकी हम बात करेंगे, तो उसमें आप ध्यान दें। ठीक, ये क्या है, डी ए वेक्टर क्षेत्रफल अवयव, और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र, और डी ए वेक्टर ये क्या, कोई क्षेत्रफल अवयव है इस वैद्युत क्षेत्र का। किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल एक है, ए है, और जिसका क्षेत्रफल अवयव क्या है, डेल्टा, यानी कि डी ए वेक्टर है, यानी जो डायरेक्शन शो कर रहा है कि इस डायरेक्शन में ये बल रेखाएं गुजरनी है। तो इस किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली इन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को भाई वैद्युत क्षेत्र में क्या कहेंगे परिभाषा,
वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध, यानी उस पृष्ठ से संबंध, उस संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। कहते हैं। कहाँ से गुजर रही है? वैद्युत क्षेत्र से गुजर रही है। तो वैद्युत क्षेत्र से गुजरने क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। तो इसे शो कैसे करेंगे? इसे फाई ई से शो करते हैं। यहां से ध्यान दें, माना एक काल्पनिक पृष्ठ कहाँ स्थित है? वैद्युत क्षेत्र ई में। ये अपनी तरफ से मानना है। माना एक काल्पनिक पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र कहाँ? कैपिटल ई। कैपिटल ई में स्थित है। कहाँ स्थित है? ई में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल अभी अब क्या बात करेंगे? डीए, जिसका क्षेत्रफल अभी अब कितना है? जिसका डी ए वेक्टर है, जिसका क्षेत्रफल अभी अब क्या है? डी ए वेक्टर है। तब उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? बात करेंगे तब। से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। देखिए क्षेत्रफल अवयव कितना है आपका? डीए है। तो मान लो जो क्षेत्रफल अवयव आपका जब डीए है तो वैद्युत फ्लक्स में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो वो क्या होगा आपका? डी फाई ई होगा। इजिकल टू की बात करेंगे, डी फाई ई इजिकल टू की बात करेंगे तो ये कितना होगा आपका? ये होगा आपका ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, कक्षा 11 में सदिश में आप पढ़ के आए हैं। आप यहाँ से जब इसका समाकलन करेंगे बेटा तो टोटल निश्चित समाकलन हो जाएगा। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर की बात की जाएगी। डॉट यदि आप यहाँ से हटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? निश्चित समाकलन पे आप प्राप्त होगा। ई डी ए कोज थीटा की बात हो जाएगी। ई डी ए कोज थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला आपका किस चीज़ का फॉर्मूला आ गया? आपका वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना नोट में, जो हमने बेटा एक बात रह गई वहाँ पर, जो रह गई होगी, ये क्या हुआ हमारा? वैद्युत फ्लक्स हो गया, क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला क्षेत्रफल अवयव। ठीक,
उसके बाद एक बात को ध्यान रखेंगे आप, जो हमने घन कोण की बात कर रहे थे बेटा, जो डी ए है हमारा यहाँ से, जो फाई ई और ई डी ए, जो ओमेगा हमारा डी जो घन कोण होगा, तो उस घन कोण की एफ यदि बात करेंगे तो ध्यान रखना, आपने कक्षा 11 में पढ़ के आए हैं कि घन कोण कैसी राशि है, एक सदिश सदिश, बताइए। घन कोण एक पूरक राशि है बेटा, यानी जहाँ पर आपने कक्षा 11 में पढ़े थे कोण और घन कोण के बारे में हम पढ़े थे, तो घन कोण कैसी राशि है, घन कोण पूरक राशि है। और पूरक राशि घन कोण का मात्रक क्या होता है बताइए। कोण का तो आपने पढ़ा है रेडियन, तो घन कोण का क्या होता है, स्टे रेडियन। घन कोण का क्या होगा, स्टे रेडियन। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। यहाँ तक क्वेश्चन आपको सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा पूर्ण तरीके से, तो हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे यहाँ से। अब आपने एक बात बताई कि बेटा ये कहाँ से आया cos थीटा, तो cos थीटा का एक बात का ध्यान रखना कि ई डी ए cos थीटा सदिश है डॉट, यानी किसी समतल पृष्ठ से अगर आप थीटा एंगल के साथ में आप वैद्युत फलक को गुजारते हैं, यानी वैद्युत बल रेखाओं को आप किसी समतल पृष्ठ से होकर गुजारते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये डॉट प्राप्त होगा। ठीक है, जिस प्रकार हम बात कर सकते हैं, देखिए ऐसी कंडीशंस में आप ध्यान दें, ये हमारा समतल पृष्ठ हो गया। तो यहाँ से जो हमारा समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की जैसे ही हम बात करते हैं, और यहाँ से जो समतल पृष्ठ से होकर एंगल क्या, थीटा, देखिए यहाँ से जो एंगल प्राप्त होगा ये किसी समतल पृष्ठ से जैसे थीटा एंगल प्राप्त हुआ,
तो थीटा एंगल के अनुसार हमारा जब वैद्युत फ्लक्स के यहाँ से गुजर रहा होगा वो निश्चित होगा। वो निश्चित कितना होगा? वो इंटीग्रल होगा ई डी ए कोज थीटा के बराबर। ई डी ए कोज थीटा किससे होकर गुजरने वाला? किसी समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की। ठीक है, आगे की हम बात करेंगे, इसमें कुछ केस की बात करेंगे कि पृष्ठ अगर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबत स्थित है। ठीक, यदि पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबत है, जो क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबत ये पृष्ठ हो, तो उस पृष्ठ से होकर जो खींचे व यानी कि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा तो वो उसके क्या होगा? समांतर होगा। अभिलंबत की स्थिति में कैसा होगा बेटा? एक ही दिशा में होगा, यानी क्षेत्र की दिशा में ही होगा, और क्षेत्र की दिशा में गुजरने वाला ध्यान दें, केस फर्स्ट की बात करेंगे, स्पेशल केस फर्स्ट में स्पेशल केस यानी कि विशेष स्थिति में बात करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी वैद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने वाला, यानी मान लीजिए किसी वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबत होकर गुजरने वाला, या कि यदि यदि वैद्युत क्षेत्र यदि पृष्ठ जो वैद्युत क्षेत्र के क्या है? अभिलंबत है। बात करेंगे यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबत है, तब उससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्षेत्र के समांतर होगा, या कह सकते हैं उसी की दिशा में होगा। ठीक है, तो जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अभिलंबत है क्या? वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ है वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबत, तो उससे होकर जाना है पृष्ठ फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और आप पढ़ के आए हैं यहाँ से, किसके बारे में पढ़ा है आपने? इंटीग्रल्स में आप पढ़ के आए हैं कि फाई इजिकल टू इंटीग्रल ई डी ए कोज थीटा की वैल्यू आप पढ़ के आए हैं। फाई ई की बात करेंगे, ई आप कॉन्स्टेंट ले लीजिए, डी ए कोज 0, और कोस 0 का वैल्यू कितनी होती है? कोस 0 बताएं। भाई कोस 0 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं आप, देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का कितना होता है? 1/2, और साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 का मान जो होता है 1, वही मान आपका बदल के आ जाता है कोस 0 के मान पर। ठीक है, यहाँ से देख लेना, कोस 0 बराबर 1 ई, और कोस 0 का मान ई डी ए, एक डी ए को क्या करेंगे? ए। ठीक है, तो फाई ई की वैल्यू ऑफ कितनी हो जाएगी? ई ए हो जाएगी। फाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई ए हो जाएगी। ठीक है, बात कीजिए यहाँ पर, फाई ई बराबर ई ए, फाई ई बराबर ई ए। विशेष स्थिति में हमारी ये बात हुई है। और यदि हम दूसरी स्थिति क्या कहें? यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के क्या है? समांतर है।
तो उससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा वैद्युत क्षेत्र के क्या होगा। अब समांतर नहीं होगा, यहाँ ध्यान देना, यहाँ अपोजिट हो रहा है। अभी लंबवत क्षेत्र के था पृष्ठ, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या था, समांतर है। तो वहाँ अगर मान लीजिए पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर है, तो फ्लक्स जो है क्या होगा, अभिलंबत होगा। ध्यान रखेंगे केस 2 में। यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर है, तो उससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स तो बात करेंगे थीटा वैल्यू ऑफ कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। आपने फाई ई की वैल्यू का ध्यान देनी है। निश्चित समाकलन है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर था, निश्चित समाकलन ई डी ए कोज थीटा, और कोस थीटा में आप ई डी ए कोज 90, और कोस 90 की वैल्यू आपने पढ़ी है ई डी ए और कोस 90 जीरो। अब जीरो से आप किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, जीरो। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तो उससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स जो है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, और लंबवत की स्थिति में हमेशा वैद्युत फ्लक्स का मान कितना आता है, शून्य आ जाता है। वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। उसके बाद अगली टॉपिक, नोट। एक बात का और विशेष ध्यान रखना नोट में, यदि वैद्युत बल रेखाएं, यदि वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ में क्या कर रही हैं बेटा, प्रवेश कर रही हैं, जाती हैं, तब गुजरने वाला फ्लक्स, यदि वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, तब गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, तब गुजरने वाला जो भी फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा, तथा यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर आ रही हैं, तब फ्लक्स धनात्मक होगा। ठीक है, इस बात का, अगर वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ में जैसे ही प्रवेश करती हैं, तब उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कैसा होता है, वो ऋणात्मक होता है। अगर वह पृष्ठ से बाहर आती हैं तो वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, आगे का टॉपिक है हमारा गाउस की प्रमेय। बेटे गाउस की प्रमेय करने से पहले थोड़ा सा समय पर ध्यान दे लेते हैं। गाउस की प्रमेय और गाउस की प्रमेय की उत्पत्ति, ये चीज़ हम कल के सेशन में करेंगे। आज के सेशन में आप इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार भी होना है, विद्यालय भी जाना है। ठीक है,
और बाकी हमारी अगली क्लास का समय हो गया है, तो आप सभी बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। और संडे के दिन हमारे कुछ संडे में या सोमवार में एक हमारे जो सेंटर के जो समस्त टीचर हैं, हम आप सभी बच्चों को समस्त अपने टीचरों से मिलवाएंगे, उनसे परिचय कराएंगे। उसका हम सेशन आपको सेंड कर देंगे, उसका यूट्यूब पर भी हम सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद। आप सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई जारी करते रहें। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारी टीम से संपर्क करने का प्रयास करें। कोई अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप हमारी टीम से संपर्क करने का कष्ट करें। धन्यवाद।